मेरी किस्मत ऐसी थी कि जब पूरी दुनिया तबाही की कगार पर खड़ी थी, तब मैं एक घड़ी की वजह से मारा गया। कई साल पहले एक अजीब तूफान आया था। साइबर महाप्रलय। पूरी दुनिया के जानवर अचानक धातु के राक्षसों में बदल गए और इंसानों ने खून की भारी कीमत चुकाने के बाद यह सीखा कि अगर खुद को किसी मशीन के साथ जोड़ लो तो तुम मेका वॉरियर बन सकते हो। किसी ने टैंक के साथ जोड़ा, किसी ने लड़ाकू विमान के साथ। जो जितनी कीमती मशीन, उतना शक्तिशाली योद्धा। लेकिन मैं, लिन चेन, अरबपति होने के बावजूद अपनी पसंदीदा रोलेक्स घड़ी को जागृत कर बैठा। नतीजा, एक विशाल अग्नि अजगर ने एक फूंक मारी और बस मैं राख। जब आंख खुली तो मैं साइबर तूफान से ठीक एक हफ्ते पहले वापस आ गया था। मैंने लंबी सांस ली। इस बार कोई घड़ी नहीं, इस बार असली हथियार चाहिए। कंपनी बेचो, सारी घड़ियां बेचो, सब कुछ बेचो। चेन रो मेरा चेहरा देखकर उलझन में पड़ गई। यार लिन चेन, तुम पागल हो गए हो? पूरी दौलत क्यों बेच रहे हो? मैंने बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ रोल्स रॉयस की चाबी बढ़ा दी। यह गाड़ी तुम्हारी। शहर के बीच से निकल जाओ, जल्दी। वह कुछ समझी नहीं, लेकिन जब साइबर तूफान आएगा, यह गाड़ी उसकी जान बचाएगी। उधर मैं सीधा ग्रिजली भालू नीलामी घर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर आंखें फटी रह गईं। लड़ाकू विमान, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, सब बिक रहे थे। दुनिया की सारी ताकतें एक जगह। और सबसे आखिर में आया असली धमाका। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रस्तुत है लेनिनेट्स परमाणु विमानवाहक पोत। शुरुआती बोली 8,000 करोड़। कमरे में सन्नाटा। फिर जापान के प्रतिनिधि इनोवेशिसा ने बोली शुरू की, 8,000 से सीधे 11,000 करोड़। सब उसी को देख रहे थे। तभी कोने में बैठे एक शख्स ने नंबर 47 की पट्टी उठाई। 12,000 करोड़। वह शख्स मैं था। पोत मेरे नाम हो गया। अगले कुछ दिन मैंने उसे पूरी तरह तैयार करवाया। नए हथियार, नई ढाल, नए इंजन। जब काम पूरा हुआ तो उस विशाल जहाज को देखकर मन ही मन कसम खाई, इस महाप्रलय में सबसे शक्तिशाली मैं बनूंगा। उसी रात आसमान फटा। 7 रंगों के उल्कापिंड गिरे और साइबर ऊर्जा की किरणें धरती आकाश को भेदने लगीं। मैं अपने जहाज की छत पर खड़ा था, आंखें बंद, इंतजार में। आ जाओ, जागृत हो जाओ। 500 मीटर लंबा विमानवाहक पोत जागने लगा। हड्डियां फैलीं, धातु की चमड़ी उगी और देखते ही देखते समुद्र के किनारे खड़ा था पाटियान लिंगशी, एक 100 मीटर ऊंचा लाल रंग का मेकादेव, जैसे कोई भगवान धरती पर उतर आया हो। तभी समुद्र में हलचल हुई। एक ए श्रेणी का यंत्रवेल शार्क उभरी। मैंने उसे देखा भी नहीं, बस एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी, और वह विशाल मशीनी जीव लोहे के टुकड़ों में बिखर गया। चीखने का मौका तक नहीं मिला उसे। मैंने उसका सफेद क्रिस्टल, ऊर्जा कोर, उठाकर भंडार में फेंक दिया। तभी दिमाग में एक आवाज गूंजी। पर्याप्त ऊर्जा का पता चला। सर्वोच्च मेका प्रणाली सक्रिय। क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? मैंने एक पल रुककर कहा, पहले अपनी क्षमताएं बताओ। सिस्टम ने जवाब दिया, यह प्रणाली सर्वोच्च मेका प्रणाली है। क्षमता 1, ऊर्जा कोर मिलने पर 1% संभावना से अनोखी शक्ति मिलेगी। क्षमता 2, पर्याप्त ऊर्जा और धातु होने पर मेका को अपग्रेड किया जा सकता है। भंडार अभी पर्याप्त है, क्या अपग्रेड करें? मैंने बिना एक पल गंवाए बटन दबाया। अपग्रेड के दौरान मैं अचानक वापस इंसानी शरीर में था, एक शिपयार्ड के घाट पर। मैंने इधर उधर देखा। यह जगह बड़ी खतरनाक लग रही थी। यहां तो कोई भी। और तभी पीछे से एक भयानक चीख। जमीन कांपी, लोहा टकराया। एक विशालकाय यंत्र केकड़ा टेढ़े मेढ़े पैरों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। सिस्टम ने सूचना दी, सी श्रेणी मेका केकड़ा, हमले की चेतावनी। जब वह अपना अंतिम वार करने ही वाला था, तभी पीछे से एक चमकदार लेजर निकली और पलक झपकते ही केकड़ा 2 बराबर टुकड़ों में कट गया। ऊर्जा कोर जमीन पर लुढ़क गया। आपका मेका अपग्रेड पूर्ण हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पहले वाला तो बस एक विशाल दानव था, लेकिन यह तो एक चलती फिरती समुद्री किला थी। धत्त! यह तो सपने से भी बड़ा निकला। मेका का डेटा देखा तो आंखें और फट गईं। पाटियान लिंगशी, आधार आक्रमण 70,000, आधार रक्षा 70,000, साथ में लेजर तोपें, प्लाज्मा कैनन और न जाने क्या क्या। तभी सिस्टम बोला, मालिक, अपग्रेड के बाद मेका प्लेटफॉर्म में 3 नए मेका जुड़े हैं।
छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान साइबर मेका, परमाणु पनडुब्बी साइबर मेका और चौथी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक साइबर मेका। मैं हंस पड़ा। इन्हें बाहर बुलाओ, दिखाओ जरा। तीनों सामने आए। एक दबंग टैंक, एक खामोश पनडुब्बी, एक तेज रफ्तार लड़ाकू विमान। तीनों पूरी तरह मेका में बदले हुए। मैंने आदेश दिया, जाओ पास के यंत्र जीव ढूंढो, अपनी ताकत दिखाओ। लड़ाकू विमान मेका सबसे पहले निकला। उसे 3 सी श्रेणी के पंख वाले यंत्र अजगर मिले। दोनों हाथों में लेजर ब्लेड निकाले। पहले अजगर को 2 कटों में खत्म किया, फिर हाथ की ब्लेड अचानक 15 मीटर तक फैली और दूसरे अजगर को कमर से काट दिया। तीसरे ने भागने की कोशिश की। विमान के पंख अलग हुए, 6 तैरती हुई तोपों में बदले और उसे वहीं ढेर कर दिया। इसका नाम रखता हूं शेनिंग नंबर 1, यानी दिव्य बाज। टैंक मेका को सी श्रेणी के यंत्र भेड़िए मिले, पूरा झुंड। उसने सीधे भारी आग मोड़ खोल दिया। पीठ की मैग्नेटिक रेलगन और सीने की टंगस्टन मिसाइलें एक साथ गरजीं, पूरा झुंड छलनी। कुछ भेड़िए नजदीक आ गए, लेकिन टैंक मेका की नजदीकी लड़ाई की ताकत भी कमाल की थी। नाम रखा तियानक्वी नंबर 1, यानी आकाशीय आरंभ। पनडुब्बी मेका ने अपनी ध्वनि तरंगों से पास के दुश्मनों का पता लगाया। एक बी श्रेणी का यंत्र मगरमच्छ मिला, टारपीडो दागा। मगरमच्छ की धातु की खाल बहुत मोटी थी, पेट पर लगा लेकिन घातक नहीं। मगरमच्छ ने पलटवार किया। पनडुब्बी ने तुरंत नजदीकी लड़ाई मोड़ खोला, त्रिशूल निकाला और मगरमच्छ को ऊपर उछाल दिया। फिर अंतिम अस्त्र, तीव्र प्रकाश किरण, दाग दी। मगरमच्छ समाप्त। नाम रखा लोंगयुआन नंबर 1, यानी अजगर का गहरा कुंड। तीनों मेका वापस आए और मेरे सामने एक घुटने पर बैठ गए। मैंने संतुष्टि से कहा, बहुत अच्छे, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर। मैंने तियानक्वी नंबर 1 की ठंडी धातु पर हाथ फेरा और बोला, अब वक्त आ गया है, महाप्रलय की तरफ चलते हैं। महाप्रलय, यह उस शहर का नाम था जो ऊर्जा से भरपूर था और इस वक्त एक ए श्रेणी के मिश्र धातु यंत्र भालू के हमले की चपेट में था। लेकिन इस शहर के लोग कमजोर नहीं थे। यहां के नागरिक अपनी बंदूकें, पुराने टैंक, यहां तक कि विमान भी रखते थे। साइबर जागृति के बाद इन हथियारों ने उन्हें थोड़ी लड़ाई की ताकत दे दी थी। सबने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया था और इस मोर्चे का सबसे बड़ा सहारा था एक आदमी जिसे सब दादी कहते थे। वॉकी टॉकी पर आवाज आई, मुख्यालय, महाप्रलय की सुरक्षा पंक्ति टूट गई, तत्काल सहायता चाहिए। कमांडर ने कहा, धैर्य रखो, दादी अभी पहुंचते हैं। आसमान में एक नीले रंग का S-35 लड़ाकू विमान मेका प्रकट हुआ। चांदनी उस पर पड़ रही थी, हाथ में एक विशाल मिश्र धातु की तलवार। यही था वेलान नंबर 1, महाप्रलय की सबसे बड़ी ताकत। सामने था वह ए श्रेणी का मिश्र धातु भालू, 10 मीटर ऊंचा। उसके पीछे था ध्रुवीय समुद्री घोड़ों का झुंड। धातु के दांत चमका रहे थे, आंखें लाल। भालू की दहाड़ गूंजी। वेलान नंबर 1 झपटा, तलवार से भालू पर वार, लेकिन यह लड़ाई इतनी तीव्र थी कि ज्यादा देर टिकना मुश्किल था। भालू ने एक झटके में वेलान को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। वह दीवार से जा टकराया। भालू धीरे धीरे आगे बढ़ा। वेलान की ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी भालू बोला, इंसान, तुम्हारा लड़ने का तरीका मुझे पसंद आया। अगर अब विरोध बंद करो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। दादी चौंक गए। यह भालू बोल रहा है। साइबर जागृति के बाद यंत्र जीवों में इतनी चेतना आ गई थी, और यह भालू, इसकी ताकत तो एस श्रेणी के करीब थी। लेकिन दादी ने लड़ना नहीं छोड़ा। तभी आसमान से 3 परछाइयां गिरीं, बिजली की रफ्तार से। किसी को कुछ समझ आए इससे पहले ही तियानक्वी नंबर 1 ने एक मुट्ठी से उस विशाल मिश्र धातु भालू को सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। एक ही मुट्ठी में। शेनिंग नंबर 1 आसमान में चढ़ा और ऊर्जा मिसाइलों की बारिश कर दी। ध्रुवीय समुद्री घोड़ों का झुंड उस बमबारी में राख हो गया। लोंगयुआन नंबर 1 ने सारे ऊर्जा कोर इकट्ठे किए। दादी ने मेका से बाहर कदम रखा। गंभीर चोटें थीं। साथ ही सैनिक दौड़कर आए। दोनों ने ऊपर देखा। वे 3 10 मीटर ऊंचे मेका आग की रोशनी में धीरे धीरे दूर जा रहे थे। बस 3 नीली परछाइयां बची थीं। सैनिक थरथराते हुए बोला, दादी, ये तीनों आखिर कौन थे? उधर समुद्र में पाटियान लिंगशी विमानवाहक पोत की शक्ल में खड़ा था।
चारों तरफ यंत्र समुद्री क्रेनें लगी थीं जो समुद्र की गहराई से मेका के टुकड़े और ऊर्जा कोर उठा रही थीं। मैं ड्राइविंग केबिन की खिड़की के पास खड़ा था। 24 घंटे में बी श्रेणी के 30 मेका और सी श्रेणी के 100 मेका तैयार हो जाएंगे, लेकिन ए श्रेणी का कोई नहीं। मैंने थोड़ा अफसोस जताया। तभी तीनों मेका वापस आए और साथ लाए उस मिश्र धातु भालू का अवशेष। सिस्टम ने घोषणा की, ए श्रेणी का साइबर भालू ऊर्जा कोर प्राप्त हुआ। सी श्रेणी के साइबर समुद्री घोड़े 70 कोर प्राप्त। मैंने सोचा, साइबर विकिरण से समुद्री जीव अपनी सीमाएं तोड़कर इंसानी शहरों पर हमला कर रहे हैं। यह सिलसिला बढ़ता ही जाएगा। शाम को जब ए श्रेणी का मिश्र धातु भालू मेका निर्माण कक्ष में पुनर्जागृत हुआ तो उसने खुद कहा, नमस्ते मेरे मालिक। मैं एक पल के लिए रुक गया। इसमें पहले से ही इतनी चेतना थी। मैंने सिस्टम से पूछा, क्या मैं इसकी सेटिंग बदल सकता हूं? अभी यह केवल मूल भाषा जानता है, भावनाएं और व्यक्तित्व अभी तय नहीं है। मैंने डेटा पैनल खोला, व्यक्तित्व चुना, जंगली और स्थिर। भावना निर्दयी, विशेष गुण विद्युत शक्ति। नाम रखा लेटिंग लॉर्ड, यानी गर्जनशील बिजली का स्वामी। लेटिंग लॉर्ड आदेश की प्रतीक्षा में। मैं खुश होकर बोला, बिल्कुल किसी गेम में किरदार बनाने जैसा मजा है। अब कुछ बड़ा करने का वक्त था। विश्व साइबर संघ के मुख्यालय में बरलेव उपग्रह चित्र दिखा रहा था। एक विशाल मेका विमान वाहक पोत। सब हैरान थे। क्या सच में कोई इतने बड़े पोत को जागृत कर सकता है? दोस्त है या दुश्मन? उधर मैं आराम से सोफे पर लेटा साइबर खबरें देख रहा था। सिस्टम ने बताया, लेटिंग लॉर्ड तैयार है। मैंने फुजियामा पर्वत का नक्शा खोला। मैंने आदेश दिया, ज्वालामुखी पर हमला करो। इतना बड़ा धमाका करो कि दुनिया देखे। लेटिंग लॉर्ड ने दोनों भुजाएं ऊपर उठाईं। आसमान में बादल जमा हुए और बैंगनी भंवर बनी। 3 सुनहरी बिजलियां गिरीं। दोनों भुजाओं ने उन्हें सोख लिया। फिर एक दबी हुई विद्युत गेंद बनाई और ज्वालामुखी के मुंह पर दाग दी। हजारों साल की बर्फ पल में भाप बन गई। पत्थर पिघलकर कांच बन गए। दाहिने हाथ में और ऊर्जा भरी एक और मुक्का। पहाड़ कांपा, दरारें फैलीं। फिर लेटिंग लॉर्ड ने छलांग लगाई। दोनों मुट्ठियां एक साथ जमीन पर मारी। ज्वालामुखी की सतह टूट गई। लावा फूट पड़ा। मैं संतुष्ट था। अब आएगा असली मजा। जापानी कमांड सेंटर में उच्चतम अलार्म बज उठा। फुजियामा जल्द ढह सकता है, पूरा द्वीप लावे में डूब सकता है और ज्वालामुखी पर एक एस श्रेणी का मिश्र धातु जीव। तभी लावे की गहराई से गड़गड़ाहट आई। एक लावा की धारा सैकड़ों मीटर ऊपर उठी और उसमें से निकला 300 मीटर ऊंचा एक पिघला हुआ राक्षस। पूरे शरीर पर तरल धातु और लावे का मिश्रण बह रहा था। एस+ श्रेणी लावा यंत्र राक्षस। आधार रक्षा 50,000। आधार आक्रमण 1,00,000। उसने आकाश की तरफ मुंह खोला और ऐसी दहाड़ लगाई जो कानों को बहरा कर दे। लावा राक्षस ने हाथ उठाया और लेटिंग लॉर्ड पर मारा। जमीन में सैकड़ों मीटर गहरा गड्ढा। लेटिंग लॉर्ड ने हाथों में बिजली की 2 धाराएं बनाईं और लावा राक्षस पर चलाईं। चिंगारियां उड़ीं, लेकिन राक्षस को खरोंच भी नहीं। राक्षस और भड़का। उसने लावे की एक किरण दागी। लेटिंग लॉर्ड बचा, नजदीक आया, लेकिन राक्षस ने उसे फिर उड़ा दिया। लेटिंग लॉर्ड उठा। शरीर पर बिजली के निशान फैल गए। भुजा तोप में बदली। आकाश बिजली कड़क। बैंगनी नीली शक्ति की लहर निकली। राक्षस लड़खड़ाया। फिर भी उसने एक थप्पड़ में लेटिंग लॉर्ड को उड़ा दिया। ऊर्जा खत्म। लेटिंग लॉर्ड ने युद्ध करने की क्षमता खो दी। लावा राक्षस आगे बढ़ा, चीन की तरफ। पूरी दुनिया के लाइव प्रसारण में यही दिख रहा था। इंटरनेट पर टिप्पणियां आ रही थीं, यह तो बहुत भयानक है, चीन गया काम से। लेकिन मैं पहले ही पूरी रफ्तार से युद्ध क्षेत्र की तरफ जा रहा था। चीनी धरती पर लोंग दस्ता हजारों साइबर मेका के साथ रक्षा पंक्ति बना चुका था। टैंक मेका, कार मेका, सब कतार में। लोंग के हाथ में मिश्र धातु की लंबी तलवार थी। लोंग ने हमले का बिगुल बजाया। वे झपटे। तलवारें चलाईं, लेकिन लावा राक्षस की रक्षा इतनी अभेद्य थी, कुछ नहीं हुआ। पास का एक कार मेका पल में पिघल गया। तभी शेनिंग नंबर 1 भी युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा। उसने मिसाइलों की बारिश कर दी।
लेकिन वे राक्षस तक पहुंचने से पहले ही गर्मी से फट गईं। त्यानक्वी नंबर 1 ने अपना हीरे की नोक वाला ड्रिल अटैक चलाया, वह भी बेकार। लोंग ने मौका देखा और बर्फ गोले दागे। लावा राक्षस की गति धीमी पड़ी। सभी सुनो, बर्फ गोलों से पूरी ताकत से हमला करो। बर्फ गोलों की बाढ़ आ गई। समुद्र की सतह पर बर्फ जम गई, धुआं छंटा। लावा राक्षस पूरी तरह जम गया था। शेनिंग नंबर 1 ने गणना की, कमजोरी आंखें हैं। त्यानक्वी नंबर 1 सीधे आंखों की तरफ झपटा, लेकिन राक्षस ने बर्फ की कैद तोड़ दी। राक्षस ने भड़क कर त्यानक्वी को पकड़ा और मसलने की कोशिश की। तभी एक आवाज आई, तुम सबने अच्छा किया, अब मैं संभालता हूं। मैं आ गया था, आसमान से नीचे उतरा। समुद्र की सतह पर पाटियान लिंगशी धीरे धीरे आगे बढ़ा। सैकड़ों मीटर ऊंचा, चलती फिरती समुद्री किला, जैसे किसी उद्धारकर्ता का आगमन हुआ हो। लावा राक्षस सतर्क हो गया। उसने एक विशाल आग का गोला दागा। मैंने रक्षा कवच खोला। आग का गोला सीधे सहा, फिर दाहिनी मुट्ठी में बिजली भरी और एक घूंसा। लावा राक्षस सैकड़ों मीटर पीछे जा गिरा। लोंग की तलवार भी जिस कवच को नहीं छेद सकी, उसमें मेरे एक घूंसे से दरार पड़ गई। राक्षस और भड़का, सीधे मुझ पर झपटा। मैंने जेब से बिजली का खंजर निकाला। आ जाओ। दोनों की ऊर्जाएं टकराईं, समुद्र में गहरा गड्ढा बन गया। मैं जीता। मैंने मौका नहीं दिया। कंधे, कमर, पैरों के मिसाइल कक्ष एक साथ खुल गए। सैकड़ों मिसाइलें एक साथ दागीं। समुद्र विस्फोट की आग से दिन जैसा चमका। धुएं में मैंने अंतिम वार की तैयारी की। सीने की धातु खुली। सर्वोच्च प्लाज्मा तोप अमातेरासु, ऊर्जा भर रही है। एक मोटी नीली प्लाज्मा किरण निकली, सीधे लावा राक्षस के सीने के ऊर्जा कोर पर। मैंने और ऊर्जा डाली। किरण और मोटी हुई। राक्षस के कवच में दरारें फैलने लगीं। कड़ाक! कवच टूटा। मैंने सीधे उस S+ ऊर्जा कोर को पकड़ा और खींच लिया। लावा राक्षस ने अंतिम दहाड़ लगाई और समुद्र की गहराई में समा गया। सिस्टम ने घोषणा की, S+ श्रेणी ऊर्जा कोर प्राप्त। मेका अपग्रेड सामग्री तैयार। क्या अपग्रेड करें? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हां। दूसरा अपग्रेड शुरू हो गया। लोंग दस्ते ने चीन की तरफ से धन्यवाद दिया। युद्ध के बाद समुद्र शांत हो गया, लेकिन गहरे पानी में, कहीं अंधेरे में, दो लाल आंखें इस सब को देख रही थीं। विश्व साइबर संघ के मुख्यालय में बर्लेव लेटिंग लॉर्ड के फुजियामा हमले की रिकॉर्डिंग दिखा रहा था। जापान के प्रतिनिधि इनोवेशिसा चिल्लाए, यही वह भालू मेका है जिसने मेरी मातृभूमि तबाह की। कोई बोला, लेकिन उसे तो उस लिन चेन ने वापस ले लिया था। कोरिया के प्रतिनिधि किम यंगजुन ने खांसते हुए कहा, माफ करना, मेरे खास मेहमान आ गए। और चीन के प्रतिनिधि लोंग के साथ लिन चेन दाखिल हुआ। माफ करना, थोड़ी देर हो गई, लगता है मेरा स्वागत कुछ खास नहीं। किम यंगजुन अंदर से काफी घबराया हुआ था, लेकिन ऊपर से मुस्कुरा रहा था। बैठक में सब समझ गए थे, लावा राक्षस की लड़ाई में चीन की ताकत सामने आई। अगर फिर कोई S श्रेणी का जीव आया तो बिना चीन की मदद के कोई जीत नहीं सकता, और लिन चेन भी अब चीन के साथ है। बस जापान अकड़ कर बैठा था। इनोवेशिसा चिल्ला रहे थे कि लिन चेन के भालू मेका ने उनकी मातृभूमि बर्बाद की। लिन चेन का असली मकसद था लोंग से संसाधन मांगना, 4 दिन बाद आने वाले विशाल जीव ज्वार की तैयारी के लिए। लोंग ने एक कार्ड निकाला। ऊर्जा भंडार के सैनिकों को बता दिया है, सीधे जाकर ले आओ। राजधानी का ऊर्जा भंडार। 2 जीप मेका गेट पर खड़े थे। लिन चेन साहब, कृपया अपना परिचय दिखाएं। लोंग का ID कार्ड स्कैन हुआ। स्क्रीन पर लिखा आया, सर्वोच्च अनुमति। विशाल दरवाजे खुले। अंदर ऊर्जा ब्लॉक करीने से सजे थे। भंडार प्रबंधक झांग चेन ने सामान तैयार करके रखा था। थोड़ा रुको, परिवहन काफिला आ रहा है। मैंने हाथ हिलाया, जरूरत नहीं, और सीधे एक समुद्री घोड़ा मेका बुला लिया। झांग चेन की आंखें फटी रह गईं। फिर मैंने एक एक करके कुल 30 समुद्री घोड़े मेका बुला लिए। दोनों मेका गार्ड अवाक। मैंने हंसते हुए कहा, बूढ़े झांग कब ले जाऊं? झांग चेन हकलाते हुए बोला, जी हां, आप जाइए। पाटियान लिंगशी अभी भी अपग्रेड में था। 13 घंटे और बाकी थे। मैंने व्यवस्था की। शेनिंग नंबर 1 हवा में, यंत्र केकड़े जमीन पर, पाटियान की सुरक्षा, और मैं खुद समुद्र की गहराई में उतरने निकल पड़ा। लेटिंग लॉर्ड और त्यानक्वी नंबर 1 अभी मेका कक्ष में मरम्मत में थे।
मौका था लोंगयुआन नंबर 1 की ताकत पर रखने का। समुद्र में उतरते ही एक ए श्रेणी समीप यंत्रबाग शार्क मिली। आंखें लाल, विशाल दांत, सीधे लोंगयुआन को काटने झपटी। लोंगयुआन ने एक हाथ से उसका वार रोका, टर्बो चालू किया, रफ्तार बढ़ी। एक जंगली टक्कर और शार्क उलट गई। पीठ का पंख उखाड़ा, बाहरी कवच एक मुट्ठी से तोड़ा, ऊर्जा कोर निकाला। लोंगयुआन और नीचे उतरता गया। 2000 मीटर। फिर सामने आया एक अथाह समुद्री दरार। लोंगयुआन ने अल्ट्रासाउंड स्कैन किया, लेकिन एक अनदेखी शक्ति ने रोक दिया। सिस्टम ने सुझाया, यंत्र केकड़ा उतारो। क्वांटम नियंत्रण से केकड़ा नीचे उतरा। 2899 मीटर पर एक सुनहरी चमक और फिर एक अजीब चीख। तस्वीर हिली, केकड़े से संपर्क टूट गया। वह सुनहरी रोशनी लावा राक्षस के ऊर्जा कोर जैसी लग रही थी। मुझे खुद जाना होगा। दरार की तह में पहुंचा। वहां था एक काला यंत्र ऑक्टोपस, पूरे शरीर पर ठंडी धातु की चमक। मैं सतर्क हो गया। ऑक्टोपस बोला, तुम्हारे केकड़े की ऊर्जा खत्म हो गई थी, मैंने भर दी। और फिर असली रूप सामने आया। समुद्री नीली आंखें, चांदी जैसे बाल, मोती जैसी त्वचा, एक जलपरी। वह बोली, धरती से आए उद्धारकर्ता आखिर मिले। मेरा नाम जियाओ यूं है। अगर भरोसा हो तो मेरे साथ आओ। मुझे लगा इसमें दुश्मनी नहीं है। मैं चल पड़ा। एक संकरी दरार से गुजरे, फिर एक विशाल समुद्री गुफा खुली और सामने था सुनहरे नक्काशी वाला एक विशाल पत्थर का दरवाजा। ऑक्टोपस के स्पर्श से दरवाजा खुला। अंदर था एक रॉकेट लॉन्च कक्ष जैसा यंत्र। सिस्टम ने विश्लेषण किया, यह काल कैप्सूल है, समय यात्रा की क्षमता, यह 300 साल बाद की तकनीक है। जियाओ यू ने कैप्सूल चालू किया। ऊपर एक होलोग्राम उभरा। अरे, किसी ने जगाया, यह भविष्य का बेस क्षेत्र है। स्वागत। एक लड़की की छवि थी। उसने कहा, कृपया बोलकर अपनी पहचान बताओ। मैंने कहा, नमस्ते। लड़की बोली, ठीक है, दादालिन, मैं तुम्हारी 300 साल बाद की परपोती हूं। मैं अवाक। उसने एक नंबर बोला, 8394527888। यह मेरे पढ़ाई के नोट्स की क्लाउड स्टोरेज का पासवर्ड था, वह नंबर जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैंने मान लिया। लड़की बोली, मैंने जियाओ यू को भेजा है तुम्हें बचाने। भविष्य में तुम समुद्र में यंत्र विहेल राजा को मारने जाते हो और समुद्री अभिशाप की चपेट में आकर कुछ दिनों में मर जाते हो। पाटियान बेकाबू हो जाता है। जापान और कोरिया मिलकर उसका ऊर्जा कोर छीन लेते हैं। फिर यंत्र ज्वार आता है। इंसान हार जाते हैं। 6 महीने बाद अमेरिका अपने कृत्रिम साइबर योद्धाओं से पूरे चीन पर कब्जा कर लेता है। वह रुकी। दादा, यह लो, एक प्राचीन जीव का एस श्रेणी ऊर्जा कोर। और इस कैप्सूल में एक नैनो युद्ध कवच है जो चोट लगते ही तुम्हें ठीक कर देगा। वक्त कम है, पर दादा, चीन को बचाना है, उसे नष्ट मत होने देना। होलोग्राम धीरे धीरे मिट गया। मैं चुप खड़ा रहा। फिर मन ही मन बोला, धत्त, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन कसम खाई, चीन को नहीं डूबने दूंगा। लोंगयुआन चालू हुआ और वापसी की तरफ मुड़ा। जियाओ यू ने हाथ हिलाया, लिन चेन जी, अगर खतरे में हो तो समुद्र की गहराई में आ जाना। उधर एक बंगले में इनोue शिसा खिड़की से पाटियान को देख रहा था। उसके पास था नाकाता सांड, पहले बैच का कृत्रिम साइबर योद्धा। इनोue ने आदेश दिया, रात को उस यंत्र केकड़े पर हमला करो और यह भी परखो कि कृत्रिम साइबर योद्ध की असली ताकत क्या है। और उधर जमीन के 500 मीटर नीचे कोरिया में एक विशालकाय मेका धीरे धीरे जाग रहा था। समाप्त।